नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। बेरोजगारी को लेकर सड़कों पर उतरे युवाओं की मुहिम का असर योगी सरकार पर पड़ता दिख रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में अफसरों के साथ बैठक की और सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों का ब्यौरा मांगा। 21 सितंबर को सभी भर्ती आयोगों की बैठक भी बुलाई है। सीएम योगी ने निर्देश दिया कि अब तक हुई 3 लाख भर्तियों की तरह ही पारदर्शी तरीके से अगले 3 महीने में भर्ती की प्रक्रिया शुरू करें और अगले 6 महीने में नियुक्ति पत्र बांटें। अब तक की हुई बड़ी सरकारी भर्तियों में 1,37,000 पुलिस की भर्ती हो चुकी है, 50,000 टीचर्स की भर्ती हुई और 1 लाख से ज्यादा अन्य कई विभागों में भर्ती हुई है। कोरोना काल में भी 1.25 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जा चुका है। इस बीच योगी सरकार ने ग्रामीण बेरोजगारों के लिए भी एक बड़ा फैसला किया। सरकार ने बेरोजगार हुए ग्राम रोजगार सेवकों को पंचायत में समायोजन करने का फैसला लिया। इस बारे में ग्राम्य विकास विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है। ये सभी ग्राम रोजगार सेवक शहरीकरण से बेरोजगार हुए थे। प्रदेश में नगर निगम और नगर निकाय में विलय कर दिए जाने से लगभग 700 ग्राम पंचायतों के ग्राम रोजगार सेवक बेरोजगार हो गए थे। इसके बाद उनके सामने रोजी रोटी का संकट था। अब नई योजना के तहत ग्राम रोजगार सेवकों को दोबारा उनके पद पर रिक्त पंचायतों में समायोजित करने का फैसला लिया गया। लेकिन बेरोजगारी के मुद्दे पर विपक्ष अब भी केंद्र हो या प्रदेश की सरकार, दोनों पर लगातार हमलावर है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने रोजगार के मुद्दे पर गुरुवार को युवाओं के साथ डिजिटल संवाद किया और कहा कि उत्तर प्रदेश में संविदा नीति के खिलाफ सड़क पर उतरकर आवाज उठाई जाएगी। भर्ती प्रक्रिया में चयन और तैयारी में युवा और उसके साथ पूरे परिवार की हाड़तोड़ मेहनत लगती है। युवाओं की महाहुंकार के बाद सरकार का जागना अच्छा संकेत है, लेकिन सरकारी नौकरी में भर्ती करने की डेडलाइन का हाल में प्रदेश को गड्ढा मुक्त और अपराध मुक्त करने की तरह ही हश्र ना हो जाए, ये संशय भी है। यूपी सरकार के इस फैसले को 2022 के विधानसभा चुनाव से भी जोड़कर अब देखने लगे लोग, ताकि नौजवानों की तथाकथित नाराजगी को दूर किया जा सके। अब ऐसे में सवाल यह है कि नौकरी तो बहाना है, क्या 2022 पर निशाना है? और क्या सड़क पर उतरे बेरोजगार एक्शन में आए तब आई एक्शन में सरकार? इन्हीं सवालों पर एक खास पैनल के साथ हम करेंगे बड़ी बहस। चलिए बड़ी बहस में मेहमानों से आपको रूबरू कराएं, चर्चा शुरू करें। उसके पहले सरकारी नौकरी में भर्ती प्रक्रिया पर लोक भवन में हुई बैठक पर संवाददाता विजय मिश्रा की यह रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के अवसर पर विपक्ष ने बाकायदा सड़कों पर विरोध करके बेरोजगारी दिवस मनाया। हालांकि इसके बाद मुख्यमंत्री की तरफ से उत्तर प्रदेश में बड़े कदम उठाए गए। लोक भवन में बैठक करके उन्होंने इस बात की जानकारी ली कि इस समय कितने पद खाली हैं और इसको लेकर के उन्होंने इस बात की ताकीद भी की है कि जल्द से जल्द इन पदों को भरा जाए। ये बताया जा रहा है कि करीब 3 लाख पद खाली होने की बात कही जा रही है और मुख्यमंत्री ने इस बात को भी कहा है कि 6 महीने के अंदर इन सभी पदों पर नियुक्ति पत्र दे दी जाए। रोहित के साथ विजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, लखनऊ। इधर रोजगार को लेकर बीजेपी के पूर्व मंत्री धर्मपाल सिंह से हमारे संवाददाता विजय मिश्रा ने बात की। उनका क्या कहना था वो भी सुनिए। 3 लाख पद खाली होने की बात कही गई है और 3 महीने में इस पूरी भर्ती प्रक्रिया की को शुरू करने को कहा है और 6 महीने के अंदर नियुक्ति पत्र देने के लिए कहा है। हमसे बातचीत करने के लिए खुद इस समय बीजेपी के ही पूर्व मंत्री धर्मपाल जी हैं। इनसे हम बातचीत करते हैं कि किस तरह से देखते हैं कल के पूरे घटनाक्रम को और आज के इस मुख्यमंत्री के प्रयास को किस तरह से देखते हैं। सर, सबसे पहले धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। किस तरह से देख रहे हैं सर पूरे इस मामले को? विजय जी, मैं आपको भी धन्यवाद और सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस युवाओं के बारे में बहुत संवेदनशील होकर, क्योंकि युवा हमारे देश की और प्रदेश की धरोहर है और युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाए, युवाओं को नौकरियों से जोड़ा जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से जो रिक्त पद हैं उन रिक्त पदों को भरने के लिए बहुत गंभीरता से निर्णय लेकर उनको 3 महीने के अंदर भरना और ट्रांसपेरेंट ढंग से उनकी नियुक्तियां प्रदान करना, ये बहुत बड़ी पहल है। युवाओं के लिए बहुत बड़ा एक अच्छा संदेश है। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई देना चाहूँगा क्योंकि वो बेरोजगारों के बारे में बहुत चिंतनशील है। सर, लगता नहीं कि कहीं थोड़ी सी देरी जरूर हो गई है, क्योंकि अगर इस विषय पे थोड़ी सी पहले चिंता कर ली गई तो विपक्ष ने जब कल पूरी तरह से इस पूरे मुद्दे पर सरकार को घेरा है वो शायद ना होता, कम से कम विपक्ष के लिए ये मौका नहीं रहता। देखिए, विपक्ष तो मौके की तलाश में रहता है। विपक्ष का काम है जनता से जुड़े मुद्दे उठाना, लेकिन ये जनता से जुड़े मुद्दे नहीं उठाते।
ये लोगों से जुड़े मुद्दे नहीं उठाते, कैसे देश को अराजकता में झोंका जाए, इसकी ये चिंता करते हैं। सरकार की तरफ से करीब 3 लाख रोजगार देने की बात कही जा रही है और सबसे खास बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया को टाइम बाउंड किया गया है, यानी 3 माह के अंदर इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को निकालने की बात कही गई है और समय अवधि यानी 6 माह के अंदर नियुक्ति पत्र देने की बात कही गई है। तो जाहिर सी बात है कि कम से कम ये भाजपा के लिए एक बड़ी राहत की बात होगी। 3 लाख दिवस मनाने का नतीजा तो नहीं है। कांग्रेस कहना शुरू कर चुकी है कि देखिए हमने मनाया और उसका असर हो गया, और बाकी पार्टियां कह रही हैं कि गुमराह करने वाली बात है, यह भ्रम फैलाने वाली बात है और कुछ भी नहीं है। निश्चित तौर पर ये बेरोजगारी दिवस पर जिस तरीके से युवाओं ने ट्रेंड जी किया, जिस तरह से सड़क पे उतर के विरोध किया और नौकरियों की मांग की, और दूसरे दिन सरकार ने समीक्षा बैठक करके और ढेर सारे ये निर्देश दिए हैं और ये आंकड़े भी जारी किए कि अब तक कितनी नियुक्तियां उन्होंने दी हैं। तो निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि बेरोजगारी दिवस का ये असर है। लेकिन अगर ये बेरोजगारी दिवस मना और सरकार ने 3 लाख नौकरियां दी हैं और 85,629 अभी प्रक्रियाधीन है, यानी 3 लाख करीब 3 लाख से ज्यादा 3,80,000 नौकरियां सरकार देने की प्रक्रिया में है, लेकिन सरकार ये बात कभी बता ही नहीं पाई। नियुक्ति प्रक्रिया चलती रही, नियुक्तियां होती रही, 3 साल 3.5 साल, आज 3.5 साल पूरा हो गया है सरकार का। तो ये सारा काम होता रहा, लेकिन इसका मैसेज नहीं गया, इन्होंने बताया ही नहीं जनता को। तो शायद कहीं न कहीं सरकार की ही कमी है कि वो ढेर सारे मुद्दों को और बिंदुओं को प्रचार करती रही, लेकिन नौकरियों वाले मुद्दे को उन्होंने उस तरह से प्रचार नहीं किया। हालांकि आप देखिए, जब कोरोना का पीरियड था, जब श्रमिक आए बाहर से 35 लाख श्रमिक आए और ढेर सारी उद्योग बंद हो गए थे, तो उसमें सरकार ने बार बार बताया कि हमने इतने लाख लोगों को रोजगार फिर वापस दिला दिया, इतने को मनरेगा में दे दिया, इतने को हमने दूसरे और कामों में लगाया है, स्किल मैपिंग कराई है, उनको रोजगार दे रहे हैं। तो ये आप वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से नौकरी दे रहे हैं। लेकिन ये जो सरकारी नियुक्तियां हैं, इसकी जानकारी तो हम लोगों को भी चौंकाती है कि 3 लाख भर्तियां हो गई और 85,000 अभी प्रक्रिया में चल रही हैं। तो ये आंकड़े पहली बार आए हैं, 3.5 साल में सरकार ने पहली बार बताए हैं। सरकार को लगा कि शायद ये ग्रे एरिया रह गया है और बेरोजगारों को लगा कि शायद सरकार नौकरियां दे ही नहीं रही है। तो ये जो कम्युनिकेशन गैप था, जो जानकारी मुझे लगता है जानकारी का अभाव था, वो आज उसको पूरा करने की कोशिश सरकार ने की है। लेकिन सरकार को आप 2 बातें कह सकते हैं, एक कि ये अपोजिशन और छात्रों के दबाव में आ गई, दूसरा ये कह सकते हैं कि सरकार संवेदनशील है, उनको जब बच्चों की परेशानी का आभास हुआ तो उन्होंने तुरंत समीक्षा बैठक कर ली। इसके दोनों पहलू हो सकते हैं, अपोजिशन किस तरीके से बात करेगा, बेरोजगार किस तरीके से समझेगा और सरकार किस तरीके से अपनी बात आगे रखती है, इन सारी चीज़ों को जोड़ के देखना पड़ेगा। लेकिन मोटे तौर पे जो हालात हैं प्रदेश के, जो रेवेन्यू कलेक्शन है, जो बजट में जो इनकी दिक्कतें हैं, जो इनको अभी हर महीने 12,000 करोड़ रुपए की जो सैलरी देनी पड़ती है, पेंशन में देना पड़ता है,
और जो इनको हर महीने इनकम हो रही है सरकार को, उन सारी चीजों को देखा जाए तो ये बहुत बहादुरी का काम है कि सरकार ने 3 लाख और भर्तियां करने की बात की है और 6 महीने के अंदर तो संभव ही नहीं है। सरकार ने कहा जरूर है, हाँ। लेकिन 6 महीने में तो संभव ही नहीं है, किसी तरीके से संभव नहीं है। लेकिन अब क्योंकि मुख्यमंत्री का दावा है तो उसे मानना पड़ेगा और इंतजार करना पड़ेगा कि क्या 6 महीने में वास्तव में भर्तियां हो पाती हैं। नहीं, देखिए ये बड़ा व्यवहारिक आपका प्रश्न भी है और संशय भी है विजय जी, क्योंकि दरअसल 6 महीने या 3 महीने में गड्ढे भरने भी हमने देखा था कि गड्ढे भी कैसे कैसे भरे गए थे, तो यहाँ पर वो वाले गड्ढे ना निकल जाए। हरीश जी, इस बात को आप सुनिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। विजय जी ने उसको रेज किया है, मैं उस पर अपनी बात रख रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि यहाँ पर इतने गड्ढे हो जाएं, क्योंकि एक से एक मठाधीश बैठे हुए विभागों में अभी भी आप लोग बार बार कह भी रहे हैं कि इसमें विलंब का कारण भ्रष्टाचार भी है और उसका पूरा रैकेट भी है, तंत्र भी है, इसकी वजह से भी कुछ भर्तियां विलंब हुई हैं। तो वो गड्ढे ना बड़े हो जाएं और बड़े बड़े गड्ढे ना हो जाएं। जो आपने टाइम तो सेट कर दिया, लेकिन अब दूसरा प्रश्न है यहाँ पर बहुत जल्दी से हरीश श्रीवास्तव साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा। विजय जी ने कहा कि आपने एक बार पहली बार ये आंकड़े दिए हैं कि किस किस विभाग में आपने 3 लाख लगभग भर्तियां की हैं अपनी सरकार में। ये कम्युनिकेशन गैप क्यों रह गया? क्योंकि आप करते भी हैं और बताते भी हैं, और अगर आपने किया है तो वाकई अच्छी बात है। और ये जो आप करने जा रहे हैं, हिम्मत का काम है आपके लिए। देखिए, विजय जी ने कहा भी कि ये अपने आप में हिम्मत वाला काम है कि आज की परिस्थितियों में आप भर्ती की प्रक्रिया वो भी टाइम बाउंड तरीके से करना चाह रहे हैं। ये अपने आप में सराहनीय है। होगा नहीं होगा, कैसे होगा, कितना होगा, वो तो भविष्य की बात है। जिस तरह से आदरणीय मुख्यमंत्री जी की काम करने की शैली है, मिशन मोड में चीजों को लेते हैं और उसी का नतीजा कोरोना इस महासंकट के बावजूद भी जो प्रवासी मजदूर आए थे, जिनकी संख्या लगभग 40 लाख के आसपास थी, उनका करीब करीब समायोजन एमएसएमई जो इकाइयां हैं उनमें हुआ, उनकी स्किल मैपिंग की गई थी और उन सारे लोगों को ये बात बताई गई थी, उनको ये जानकारियां दी गई थी एमएसएमई को, और उसी स्किल के हिसाब से उन लोगों ने अपने आप उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट। सरकार ने जो आंकड़े जारी किए, जो विजय जी ने बात कही कि ये सरकार के स्तर पे पूरे आंकड़े जी भले ही न दिए गए हों, लेकिन समय समय पर जो नियुक्तियां होती रही वो समाचार पत्रों में, मीडिया माध्यमों में आती रही। ये बात अलग की है कि पूरे कलेक्टिव रूप से ये पहली दफा सरकार ने पूरे आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, जिसमें 2,97,000 नियुक्तियां ऑलरेडी हो चुकी हैं। अगर विभागवार ब्यौरा आप चाहेंगे तो मैं उसको प्रस्तुत कर सकता हूँ। ठीक है। इसके अलावा जो 69,000 जो शिक्षकों की भर्तियां हैं, जो उनका प्रोसेस पूरा हो चुका है लेकिन न्यायालयीय प्रक्रिया में फंसी हुई। तो इस तरह की जो नियुक्तियां प्रक्रिया में है, अगर इनको हम जोड़ लेते हैं तो 3,79,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट सरकार ने अब तक किया है सरकारी सेक्टर में। और जो ये प्रवासी मजदूरों को एम्प्लॉयमेंट दिया, ये अलग से सरकार ने व्यवस्था की है कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी का मिशन मोड में काम करने का ही परिणाम है कि कोरोना संकट काल में भी 30-35 लाख प्रवासी मजदूरों को भी उन्होंने रोजगार देने का काम किया जी। और आगे जो उन्होंने आज अधिकारियों की बैठक बुला करके जो दिशा निर्देश दिए हैं, तो जो कार्य करने की माननीय मुख्यमंत्री जी की शैली है, वो निश्चित रूप से मुझे लगता है जो टारगेट दिया है उसमें परिणाम आने चाहिए। और आदरणीय विजय जी ने जो संशय रखे हैं, प्रक्रियागत कभी कभी इस तरह की दिक्कतें आती हैं, तो वो भी संभव हो सकता है 6 महीने को जाए, 8 महीने लग जाए, 10 महीने लग जाए। लेकिन अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो टाइमलाइन फिक्स की है तो निश्चित रूप से वो परिणाम आएंगे। और ये जो लोग बेरोजगार युवकों को, नौजवान लोगों को गुमराह करते हैं और सड़क पे उतारते हैं, उनको भी एक करारा जवाब माननीय मुख्यमंत्री मिलेगा। करारा जवाब मिलेगा, बिल्कुल मिलना चाहिए करारा जवाब। राजनीति में अच्छा काम करके करारा जवाब अगर दे तो उससे बेहतर राजनीति कोई नहीं और इससे अच्छी सरकार कोई नहीं हो सकती। लेकिन सवाल यह है काजी साहब, आपने तो अभी उत्तर प्रदेश में फिर से सक्रिय आपकी पार्टी ने राजनीति शुरू की है,
कहीं उसी का असर तो नहीं है कि नौकरी देने लगी सरकार? आप ये क्रेडिट ले लें कि देखो हम आए और ये सरकारी नौकरियों की भरमार आ गई, या फिर कोई संशय आपके मन में है? हरीश जी कह रहे हैं कि हो सकता है 6 महीने नहीं 8 लग जाए, 10 लग जाए, लेकिन हम शुरू कर रहे हैं, हमने इतना दिया है। वो ब्यौरा देना भी चाहते हैं अगर आप चाहेंगे कि हाँ किस किस विभाग में उन लोगों ने 3 लाख नौकरियां दी हैं, उससे ज्यादा दी हैं, और अब फिर से एक नई प्रक्रिया वो शुरू करने जा रहे हैं। ये किस वजह से हुआ, और अगर है तो अच्छा है या बुरा, है इसमें संशय है कि होगा कि नहीं होगा? अतुल जी, हम लोगों ने पहले भी देखा है माननीय योगी आदित्यनाथ जी को, इन्होंने उत्तर प्रदेश में गड्ढा मुक्त करने की बात की थी, सड़कों को इन्होंने उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त करने की बात की थी, और जिस प्रदेश को इन्होंने अपराध मुक्त करने की बात की थी, आज उस प्रदेश की हालत यह है कि वहां एक व्यवसायी से यहां का एसपी रिश्वत मांगता है, रंगदारी मांगता है, और जब व्यवसायी रिश्वत नहीं दे पाता है तो एसपी उसकी हत्या करा देता है महोबा के अंदर। तो इस तरीके से इन्होंने अपराध मुक्त किया है। और गड्ढा मुक्त सड़कों की हालत आप चले जाइए, किसी भी जिले में चले जाइए, जो जितने लिंक रोड हैं उनको आप देख लीजिए। आप राजधानी यहां लखनऊ में मैं बैठा हूं, यहां के आप जो इंटीरियर्स के रोड्स हैं उनको जाके देख लीजिए। तो जो असली हकीकत क्या है, जमीनी हकीकत क्या है इनकी घोषणाओं की, वो आप बिल्कुल जमीन पे जाके देख सकते हैं। इन्हीं योगी आदित्यनाथ जी ने बिजली देने की बात की थी, 24 घंटे, तहसील मुख्यालयों पे 18 घंटे 20 घंटे बिजली देने की बात की थी, लेकिन उनकी जमीनी हकीकत क्या है, ये सब हवाई घोषणाएं रहीं। और जब वहां जाकर अधिकारियों से पूछा जाता है कि आपको यह आदेश हुआ है कि बिजली यहां 18 घंटे देनी है, तो उन्होंने कहा भाई टीवी पे आपको पता चला, जाइए टीवी से ले लीजिए आप 18 घंटे और 24 घंटे बिजली। तो इस तरह का मामला हमने पहले भी देखे हैं। और आज जो घोषणा हुई है, निश्चित रूप से विपक्ष और विपक्ष की बात ना करें, सिर्फ अगर बेरोजगारों की बात कर लें, पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर जिस तरीके से बेरोजगारों ने अपनी आवाज उठाई, ये उसका नतीजा है कि आज सरकार उसके सामने झुकती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये कहीं एक बार फिर से लॉलीपॉप ना हो जाए, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी तक जितनी घोषणाएं योगी आदित्यनाथ जी की रही हैं वो लॉलीपॉप ही रही हैं। चाहे आप योगी जी की बात कर लीजिए और चाहे केंद्र में जो मुखिया बैठे हैं उनकी बात कर लीजिए, इन लोगों ने पूरे देश को और प्रदेश को सिर्फ जुमला देने का काम किया है। और हमको डर इस बात का है, शंका इस बात की है कि कहीं एक बार फिर से हमारे जो बेरोजगार, जो एक आस लगाए बैठे हैं, जो एक सपना सजाए बैठे हैं, सरकार की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि एक बार फिर से उनको लॉलीपॉप मिले, एक बार फिर से उनको भारतीय जुमला पार्टी की तरफ से एक जुमलेबाजी देखने को मिले और उनके सपने टूटते हुए नजर आए। ठीक है, नहीं चलिए, क्योंकि हमने अभी देखा है, इन्होंने अच्छी बात है, लॉलीपॉप किसी को नहीं देना चाहिए, ना दिल्ली में देना चाहिए और ना उत्तर प्रदेश में देना चाहिए। मैंने दिल्ली के भी कुछ लॉलीपॉप देखे हैं, दिल्ली में भी कुछ लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे लॉलीपॉप दिए थे, मुझे उनके लॉलीपॉप भी समझ में आते हैं, और उत्तर प्रदेश के। पहले हरीश जी कुछ जवाब देना आप चाहेंगे, उसके बाद प्रियंका गुप्ता हमारे साथ जुड़ गई है, प्रवक्ता कांग्रेस की। प्रियंका से सवाल उससे पहले, विकास का मॉडल है, आप बहुत बढ़िया मॉडल है, वहीं बैठा हूं मैं, वहीं बैठा हूं, मुझे पता है कितना बढ़िया मॉडल है। अब छोड़िए ना सर, मैं वहीं दिल्ली में ही बैठा हूं, मुझे पता है कितना बढ़िया मॉडल है। और इसी कोरोना काल में जो है ना, इसी कोरोना काल में जो मुखिया आपके हैं ना, वो कह रहे थे, अरे सुनिए भाई, धारा प्रवाह मत बोलिए, सुन लीजिए, आपको उत्तर प्रदेश का मॉडल दिख रहा है, मुझे दिल्ली का भी मॉडल दिख रहा है और उनका भी दिख रहा है, दोनों का मैं देख रहा हूं। और इसी कोरोना काल में ना संभल नहीं पा रहा था, हाथ खड़े कर दिए थे कि इस तारीख तक इतने हो जाएंगे, तो फिर वहीं जो जुमला पार्टी है ना, उसी के सहयोग से आपने स्थिति संभाली है। हरीश श्रीवास्तव जवाब देंगे। हरीश श्रीवास्तव दिल्ली ने देर से आए, दुरुस्त आए, लेकिन शंका बहुत है, शंका बहुत है अभी भी। हरीश, अरे भाई सुन लीजिए, अरे काजी साहब सुन लीजिए भाई, अरे भाषण नहीं देना है भाई, आपके कार्यक्रम का मंच नहीं है ये, अरे आपकी रैली का मंच नहीं है भाई, आम आदमी पार्टी का मंच नहीं है, इसमें और भी लोग बोलना चाहते हैं, उनको भी बारी मिलनी चाहिए। अरे सुनिए भाई, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, हरीश जी जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए, ज्यादा दिल्ली मत करिए, मैं दिल्ली में ही बैठा हूँ, आप आते जाते रहते होंगे, मैं यही रहता हूँ, ठीक है। हरीश जी जवाब दीजिए जल्दी से, क्यों नहीं कंट्रोल कर लिया? अरे सुन लीजिए भाई, अपना दिल्ली मॉडल संभल नहीं पा रहा था, वहां क्यों नहीं कंट्रोल कर लिया? इतना छोटा सा दिल्ली था, वहां आपसे नहीं संभल पाया, वहां तो पूरा देश संभालना था, दोनों की स्थिति एक जैसी है। बहरहाल हरीश जी जवाब दीजिए। दिल्ली को सबसे अरे जवाब सुनिए भाई, टाइम जाया मत करिए। अरे एक मिनट, अरे उपाध्यक्ष महोदय, आम आदमी पार्टी के उपाध्यक्ष महोदय, अभी ताजा शुरू किया आप लोगों ने उत्तर प्रदेश में, मुझे पता है काफी ज्यादा जोश है, हाई जोश है। सुनिए, जवाब सुनिए हरीश जी।
देखिए, दिल्ली को जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने लॉलीपॉप दिया है, भारतीय जनता पार्टी कहीं लॉलीपॉप देने वाली नहीं, जो कहा है उसको किया है। भ्रष्टाचार मुक्त करने की बात योगी जी ने कही थी, तो लगभग 800 अधिकारी कर्मचारियों जो भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए उनको घर भेजा गया, और कलेक्टर एसपी कोई ऐसा नहीं है जिसके खिलाफ, जिसको महोबा का एसपी रिश्वत मांग रहा है सर, हत्या करा दी है। रिश्वत न देने पर महोबा के एसपी ने एक व्यापारी की हत्या करवा दी है। इस तरीके से भ्रष्टाचार मुक्त कर रहे हैं आप लोग। जरा चुप रहिए श्रीमान जी, नहीं चुप नहीं रहेंगे तो आप ही बोलिए। बोलिए हरीश जी, आप बोलिए, हरीश जी बोलिए। नहीं यार, इनको कुछ तो संयम धारण करना चाहिए। लगातार बोलिए, मैं खामोश हो गया, बोलिए आप। ये उदाहरण होगा उत्तर प्रदेश में कि जब एक आईपीएस के खिलाफ 302 का मुकदमा भी दर्ज हुआ है। अपराध इसने किया, उसके खिलाफ तात्कालिक रूप से मुकदमा भी दर्ज हुआ। श्रीमान जी, आप बहुत बोल रहे हैं, लेकिन ये भी समझने की कोशिश कीजिए, और सरकार की जो नियत है वो पूरी तरह से साफ है। भ्रष्टाचार और अपराध का जो संकल्प है, सरकार उसी पे काम कर रही है। और समाजवादी पार्टी ने जो जंगल राज दिया था उसको सफाया करने का काम किया, जितने तरह के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम थे उसको समाप्त करने का काम किया। सरकारी जमीन, लोगों की जमीन पे कब्जा करना, भवन बनाना जिस तरह से हो रहा था उत्तर प्रदेश में, उसको पूरी तरह से तहस-नहस किया। उस तरह ठीक है, चलिए, यानी आप लॉलीपॉप नहीं देंगे, आपकी सरकार लॉलीपॉप नहीं दे रही है। हरीश जी, इतना मैं आप समझ पाया। आपने कहा कि हो सकता है 6 नहीं 8 महीने हो जाएं, 10 महीने भी हो सकते हैं, लेकिन हम करके दिखाएंगे। ये अगर है तो बहुत अच्छी बात है। फिर काजी इमरान भी देखेंगे, प्रियंका गुप्ता भी देखेंगे, विजय जी भी देखेंगे, और मैं भी देखूंगा। प्रियंका गुप्ता, बहुत जल्दी से एक टिप्पणी आपसे। कांग्रेस बहुत ज्यादा सक्रिय है, बेरोजगारी दिवस भी मनाया था, राहुल जी ने विदेश से शुभकामना तो दी थी प्रधानमंत्री मोदी को, लेकिन कांग्रेस यहां पर उसको बेरोजगारी दिवस के तौर पर मना रही थी। खुद डिजिटल तरीके से प्रियंका गांधी भी युवाओं से बात कर रही थी। सरकार अब नौकरी देने जा रही है, 3 लाख दिया है अलग अलग विभागों में, और भी प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। विश्वास क्यों नहीं हो रहा है, और क्यों अभी भी कांग्रेस को यह लग रहा, जैसा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को लग रहा, कि यह भी एक लॉलीपॉप होगा, यह भी ढकोसला है, भ्रमित करने का तरीका है? देखिए अतुल जी, मैं तो ये कहना चाहूंगी, जब संविदा इन्होंने दी तो सभी ने कह दिया कि हम आपको कर देंगे विदा। जब इनको ये महसूस हुआ कि जब हमको ही विदा हो जाना है तो बेटर है कि हम इनकी बात सुन लें, तब इनकी आंखें खुली, तब इनके कान खुले। अच्छा। आप बताइए कि ये इतने दिन से सो रहे थे क्या? जब इंतजार कर रहे थे कि जो युवा है वो थाली बजाए, ताली बजाए, सड़कों पे लाठी डंडे खाए, तब आप हमें नौकरियां देंगे? और कौन से नए रोजगार आप सृजन कर रहे हैं? सरकार का काम क्या होता है? जो खाली पड़े रिक्त पद है उनको भी नहीं भर पा रहे हैं आप। शर्म आनी चाहिए आपको। ये शर्म वाली बात है कि जो पद खाली पड़े थे पिछले 3.5 साल से आपने नहीं भरे, आपने कोई नया रोजगार सृजन नहीं किया है, और आप उसको भी इतनी टीम टाम से बता रहे हैं कि मानो वो कोई तोहफा मिल गया हो यहाँ के बेरोजगारों को। आप बताइए, यहाँ पे जो शिक्षक भर्ती थी वो क्यों इतने दिन से अटकी हुई है? 2016 में आदमी फॉर्म भरता है और परसों उसका एग्जाम होता है, ये हालत है। 3-3 साल एग्जाम लेने में लग जाते हैं। आप फॉर्म का तो पैसा वसूल कर लेते हैं। हर विभाग में आपने भर्तियां कम कर रखी हैं। आप रोजगार का सृजन करिए और तब सीना चौड़ा करके बताइए आप देश की जनता को और प्रदेश की जनता को कि हाँ, हमने आपको ये दिया है। अभी क्या बता रहे हैं आप? अभी तो आप सिर्फ जुमलेबाजी कर रहे हैं। ये भी कर दे तो बड़ी बात है, उसके लिए भी धन्यवाद देगा युवा आपको। आप देंगी? कांग्रेस पार्टी भी धन्यवाद देगी जी? प्रियंका जी को मैं जवाब दे दूं। आप देंगी? कांग्रेस पार्टी भी धन्यवाद देगी अगर इतना भी कर दिया इन्होंने। जैसा कि आपने कहा, कांग्रेस पार्टी ने प्रियंका जी को जरा मैं जवाब दे दूं। ठीक है, प्रियंका जी को बोलने दीजिए, फिर मैं आ रहा हूं। कांग्रेस पार्टी युवाओं के साथ खड़ी है। जो युवा ताली बजा रहा था और उसके साथ में डंडा लाठी सड़क पर खा रहा था, उसकी आवाज बुलंद कर रही थी, युवा की आवाज बुलंद कर रही थी। और आप ये मत समझिए कि उसमें सिर्फ कांग्रेस ही था या अन्य विपक्ष पार्टी का जो है युवा था। उसमें जो युवा था वो आपकी पार्टी का भी युवा था, बीजेपी पार्टी का भी युवा था, क्योंकि युवा थोड़ी बटा हुआ है। युवा तो बताइए हरीश जी जवाब दीजिए। देखिए, नए रोजगार तो आप सृजन नहीं कर रहे हैं, जो उनको आप भर रहे हैं वो भी देर से। इतना भी कर लें तो प्रियंका तो कह रही हैं कि अब बहुत बड़ी बात होगी।
शर्म आनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को, जो युवाओं अब को तो वैसे ही गुमराह बड़ी करती बात है। हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 4 लाख लोगों को रोजगार दिया है और 50 लाख लोगों को एमएसएमई में रोजगार दिया है। प्रियंका गुप्ता को यह मालूम होना चाहिए। युवाओं को भ्रमित करना छोड़िए, जमीन पे काम करना शुरू जरा करिए। निगाह भी दीजिए। किसी को हरीश जी, भ्रमित आप तो करने बहुत- से बहुत कांग्रेस सीनियर को प्रवक्ता सत्ता हैं, नहीं आप मिलने निगाह भी वाली। दीजिए। प्रियंका वाड्रा को यह समझना चाहिए कि उत्तर प्रदेश को लोगों को भ्रमित नहीं कर पाएंगी। आज उत्तर प्रदेश का युवा, उत्तर प्रदेश का किसान, उत्तर प्रदेश का गरीब, उत्तर प्रदेश का मजदूर, उत्तर प्रदेश का व्यापारी ये जानता है कि कोरोना तो ये महासंकट के कौन सड़कों बावजूद पे निकल जिस रहा तरह था? से आप बता दीजिए हरीश जी, उद्योगों कौन को- सड़कों पे निकल उद्योगों रहा को था? मदद की, जिस तरह ये से सड़कों पे MSME युवा ही तो मदद था, की, जिसको जिस आपने तरह से डंडे लोगों लाठियां को बरसाए रोजगार हैं। दिया, आप वो ये उसको आप तो लेकर देश के के युवा उत्तर के बिना हो प्रदेश सके के 2 करोड़ मुख्यमंत्री रोजगार का वादा इस किया था कोरोना प्रधानमंत्री जी महासंकट ने, में भी जो सरकार और ने आपने काम किया है, लॉकडाउन के दौरान ही 2 उसकी करोड़ लोग रोजगार दूर-दूर खत्म प्रशंसा कर कर दिए। रहे हैं। आपके प्राइवेट सेक्टर आपको तबाह हो शर्म चुका है करना आज की चाहिए। डेट में। आप लोग जो युवाओं को आपकी गुमराह योजनाएं करते हैं, आप नहीं शर्म है, करिए। आपकी योजनाएं नहीं है, सरकार लोगों काम के कर काम रही नहीं है आ रही आपकी और योजनाएं। प्रदेश की जनता उत्तर प्रदेश सरकार के साथ खड़ी है। ठीक है विजय उपाध्याय जी, आपने विपक्ष की बात सुन ली, आपने हरीश जी का तर्क सुन लिया। सवाल इस बात का है कि इस शंका का क्या मतलब है, और जो विलंब का जिक्र हो रहा, एक पत्रकार के तौर पर, चूंकि आप बहुत बारीकी से इन चीजों को लिखते हैं, पढ़ते हैं और टीवी चैनल्स पर भी उसकी पूरी एक प्रक्रिया को समझाते हैं। प्रियंका ने वैलिड पॉइंट एक उठाया कि 2016 में जिसके लिए आवेदन हुआ या शुरू हुआ उसके लिए अब जाकर परीक्षा हो रही। ये परंपरा कब से बन गई थी, और इस सरकार के दौर में जो बार बार एक चीज सुनने को आती है कि हम अगर ये करेंगे तो पारदर्शी तरीके से करेंगे ताकि कोर्ट में अटक ना जाए, लटक ना जाए। वो परंपरा भी कब से बनी हुई थी इसी प्रदेश में। तमाम भर्तियां हमने देखी और उसका ढिंडोरा पीटते हुए हमने देखा। और अब जो बात हरीश जी कह रहे हैं कि हो सकता है 6 महीने नहीं 8 लग जाए, 10 लग जाए, उतना भी अगर हो जाए तो लगता है कि हाँ ये सरकार एक ट्रेडिशनल तरीके से नहीं बल्कि एक नए पैटर्न पर चल रही है, रोजगार देने को लेकर, युवाओं के भविष्य को लेकर। देखिए ये जो नौकरियों में अड़चन की बात है, ये तो बहुत पुरानी समस्या है। दरअसल क्या होता है कि जब कोई नौकरी देने वाला आयोग, कई आयोग बने उत्तर प्रदेश में, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है जी, पहले कर्मचारी चयन आयोग हुआ करता था। वो सरकारें अपने हिसाब से चलाती रही हैं और सरकार नहीं, ब्यूरोक्रेसी अपने हिसाब से चलाती रही है। और कई बार ऐसा हुआ है कि आयोगों में जो राजनीतिक हस्तक्षेप है वो ज्यादा बढ़ गया और एक दुरभिसंधि हो गई राजनेताओं में और अधिकारियों में, और मनमानी नियुक्तियां करने या अपने लोगों को लाभ पहुंचाने या खुद को लाभ लेने के लिए बड़े पैमाने पे भर्ती के नाम पे फेवर करने के नाम पे पैसा लेने की जो परंपरा शुरू हुई, बहुत बड़ा खेल उत्तर प्रदेश में होता रहा है। और मैं आपको बता दूं अतुल जी कि उत्तर प्रदेश में अगर आप बता दें कि मैं नौकरी दिला सकता हूं सरकारी कार्यालय में या कोई भी सरकारी नौकरी दिला सकता हूं, तो लोग पैसा लेके आपके दरवाजे पे लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सरकारी नौकरी में बहुत आसानी है और फिर हम सुरक्षित तरीके से अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं, बच्चे को दहेज भी बहुत अच्छा मिल जाएगा। तो ये जो चीज है ना, इसकी वजह से बहुत ज्यादा लालच है। और अभी आप देखिए बीजेपी के सरकार के कार्यकाल में ढेर सारे ऐसे फर्जीवाड़े पकड़ में आए हैं, जहां अभी कल ही एक व्यक्ति पकड़ा गया जो फर्जी समीक्षा अधिकारी बन के सरकारी कार्यालय के अंदर से निकल के लोगों से मिलता था और ये पैसे लेता था उनसे। एक तो मर्डर ही हो गया लखनऊ में, जिसमें 67 लाख रुपए एक व्यक्ति ने नौकरी दिलाने के नाम पे लिया था। तो इस तरह की घटनाएं हैं। लेकिन अब जब इतनी बड़ी मात्रा में रकम कहीं आती है, मान लीजिए कहीं 1000 भर्तियां होनी है और भ्रष्टाचार की गुंजाइश है, तो कम से कम 50,000 लोगों से अगर 10-10 लाख लिया गया तो आप कल्पना कर सकते हैं कितना बड़ा अमाउंट हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो खेल है, इस खेल को रोकने के लिए कभी भी मजबूती से कोशिश की ही नहीं गई। अच्छा, इसके अलावा दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है तकनीकी अड़चन। अभी जो प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती हो रही थी, इसी सरकार के कार्यकाल में भर्ती प्रक्रिया के दौरान ही जिस अधिकारी के पास जिम्मेदारी थी, उसने कट ऑफ मेरिट जो है वो बढ़ा दिया। अब वो मामला कोर्ट में जाएगा ही जाएगा। जब आप भर्ती प्रक्रिया के बीच में कोई परिवर्तन कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे वो न्यायिक समीक्षा में आ जाएगा। इसके अलावा
जितनी भी सरकारी नियुक्तियां होती, उनके जो एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कराए या लोक सेवा आयोग कराए, प्राइवेट कॉलेजों में जहां भी सीटें लगती हैं वहां पे बेईमानी होती है, नकल और पेपर लीक होने की घटनाएं होती हैं। मैं नहीं समझ सका आज तक कि क्यों प्राइवेट, जबकि इनके पास इतने सरकारी स्कूल हैं, इतने बड़े बड़े स्टेडियम हैं, वहां पे ये निष्पक्ष परीक्षा करा सकते हैं, प्राइवेट स्कूलों में क्यों सीटें लगाते हैं? उसमें भी पैसे का लंबा खेल होता है कि हम आपको सेंटर दे रहे हैं और आप सेंटर में वैसे भी पैसा मिलता है, इसके अलावा बेईमानी हो गई नकल कराने के नाम पे या पेपर लीक करने के नाम पे, वो प्राइवेट सेंटर लंबी रकम उगाही करते हैं। हमने आज तक नहीं सुना है कि किसी सरकारी स्कूल में सीट लगी हो बच्चों की और वहां से पेपर लीक हुआ हो या वहां पे नकल हुई हो। लेकिन सरकार की प्रायोरिटी में सरकारी स्कूल नहीं है, सरकार की प्रायोरिटी में प्राइवेट स्कूल आ जाते हैं। ये भी अधिकारियों का खेल है। इन छोटी छोटी बातों पे अगर सरकार, मुख्यमंत्री अगर इस पे ध्यान दें और सख्त निर्देश दें कि कहीं भी किसी प्राइवेट स्कूल में सीट नहीं लगेगी, सेंटर नहीं बनाया जाएगा और जो भर्ती प्रक्रिया तय हो जाएगी वो बिल्कुल फुल प्रूफ हो और बीच में कोई उसमें छेड़छाड़ या बदलाव कोई अधिकारी ना करे, तो शायद जल्दी नियुक्ति हो जाए। अन्यथा तो 6 महीने में तो फार्म ही प्रकाशित करा पाएंगे। ये जो लूपहोल्स हैं और इस तरीके के जो मास्टरमाइंड हैं वो तमाम सरकारों में रहे हैं और वो अभी भी हैं। आप कहते रहिए कि हमने उनको खत्म किया है, लेकिन खत्म किया है तो उन्होंने अपने नए तरीके भी खोज लिए होंगे। वो चुनौती भी सरकार के लिए होगी, जितनी बड़ी चुनौती नौकरी देना थी वो सही तरीके से उचित कैंडिडेट को मिले, ये भी अपने आप में चुनौती होगी और वो भी बिना भ्रष्टाचार के। बहुत जल्दी से काजी इमरान, आपने कहा कि ये इनका और इनका ही नहीं बल्कि केंद्र का यानी बीजेपी की जैसी भी सरकार है, देश वाली हो या फिर प्रदेशों वाली हो, सब लॉलीपॉप देते हैं। उससे इतर मेरा सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में जो परिस्थितियां इतने लंबे समय से रही, उसके बाद इस तरीके की ट्रांसपेरेंट बात कहना और करके दिखाने का दावा करना, आपको लगता है हकीकत में तब्दील हो पाएगा? देखिए अतुल जी, बिल्कुल हकीकत में तब्दील हो सकता है। जो भी योजनाएं हो, जो भी वादे हो, उनको हकीकत में तब्दील किया जा सकता है। सिर्फ उसके लिए सरकार को अच्छी नीयत रखने की जरूरत है। अगर साफ नीयत रहेगी तो बिल्कुल उसको अमली जामा पहनाया जा सकता है। जो आप अपनी योजनाओं में बात कर रहे हैं, जो आप अपने वादों में बात कर रहे हैं, अगर आप उसको वास्तविक रूप से जमीन पे उतारना चाहते हैं तो उसके लिए सरकारी अमले की नीयत साफ होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो सरकार के शीर्ष पे बैठे हुए लोग हैं उनकी नीयत साफ होनी चाहिए। जब राजनेताओं की नीयत साफ होगी, जब मुख्यमंत्री की नीयत साफ होगी, जब संबंधित विभाग के मंत्री की नीयत साफ होगी, तो निश्चित रूप से काफी हद तक आप ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर आपकी ही नीयत साफ नहीं होगी, अगर आपकी ही इच्छा शक्ति मजबूत नहीं होगी, तो निश्चित रूप से ब्यूरोक्रेसी जिस तरीके से पहले अपना काम करती हुई नजर आई है उसी तरीके से फिर से नजर आएगी। हम यही कह रहे हैं कि एक बार पूरी पारदर्शिता के साथ काम किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने देखा है जो पूर्ववर्ती सरकारों ने जिस तरीके से काम किया है भर्तियों के मामले में, चाहे वो परीक्षा देर से कराने की बात हो, चाहे परीक्षा फल देर से देने की बात हो, चाहे नियुक्ति देर से देने की बात हो, हर तरीके से जो वर्तमान की सरकार है उसने पूर्ववर्ती सरकारों की तरह ही पुनरावृत्ति की है सभी प्रक्रियाओं में, सभी मामलों में। कहीं से कुछ अलग करने का काम नहीं किया है। जब जनसंकल्प पत्र बन रहा था भारतीय जनता पार्टी का 2017 में, तब उन्होंने क्या कहा था कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी 90 दिनों के अंदर हम सभी जो भर्तियां हैं उनको बहाल करेंगे। लेकिन उसकी जमीनी हकीकत क्या है? 2016 से लेकर आज तक आप देख लीजिए, अभी प्रियंका जी ने भी उसका जिक्र किया, आप चाहे सिपाही भर्ती की बात कर लीजिए, चाहे शिक्षक भर्ती की बात कर लीजिए और चाहे तमाम चीजों की बात कर लीजिए, हर मामले में लेट लतीफी सामने आई है, हर मामले में लापरवाही सामने आई है और उसमें कहीं ना कहीं सरकार की नीयत और सरकार की इच्छा शक्ति कमजोर दिखी है। इस वजह से ऐसा हुआ है। और सिर्फ नई नौकरियों की बात नहीं है, अभी जो पुरानी नौकरियां हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर्स की बात कर लीजिए, अभी उस पर भी बात करने की जरूरत है, क्योंकि 3 लाख नौकरियां देके जितने बेरोजगार प्रदेश के अंदर बैठे हैं उससे पूरा नहीं होने वाला है, उनका पेट नहीं भरने वाला है। तो अभी चैलेंज बहुत बड़े हैं, चुनौतियां बहुत बड़ी हैं और उसको सरकार को देखना पड़ेगा। मार्केट सही करनी पड़ेगी, माहौल ठीक करना पड़ेगा ताकि रोजगार का भी सृजन हो, नई जॉब्स का भी सृजन हो, प्राइवेट सेक्टर में भी मजबूती आए और जो बेरोजगार युवा भटक रहा है सड़क पर, दर दर भटकने को जो मजबूर है, उसके लिए कुछ व्यवस्था हो पाए रोजगार और नौकरियों की। हरीश जी, काजी इमरान का कहना है नियत होनी चाहिए, वो भी आम आदमी पार्टी जैसी नियत होनी चाहिए, तब जाकर कुछ हो पाएगा, ऐसे नहीं चलेगा। आम आदमी पार्टी की नियत को तो दिल्ली वालों लोगों ने देखा है कि आम आदमी पार्टी की नियत में कितनी खोट है।
और जहां तक पूरी दुनिया योगी देख रही है आदित्यनाथ सर। जी की बात है, योगी आदित्यनाथ जी की जहां तक बात है, जी पूरे कार्यकाल को अब तक के उनके देखा जाए तो भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था देने के लिए उन्होंने कड़े से कड़े कदम उठाए। और जिस तरह से नौकरियों की नीलामी होती थी इसी प्रदेश में, जी लगभग 4 लाख के आसपास भर्तियां अब तक हो चुकी हैं। मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई शिकायत प्राप्त हुई होगी कि नौकरियों में पैसा चल रहा है। और जो भ्रष्ट तंत्र के लोग इसमें थे उनको बाहर करना, उनके खिलाफ कार्रवाई करना, जो इस तरह की जांचें हुई, जो इस तरह की नौकरियों में शिकायत थी लेन देन की, उनकी जांचें करना। इसके अलावा विजय जी भी बता रहे थे इस तरह के अनेक रैकेट इस 3-3.5 साल में उत्तर प्रदेश में जेल के सीटों के पीछे भेजे गए जो नौकरियों के नाम पे आम आदमी से पैसा वसूल। तो ये सरकार की नीयत का ही परिणाम है कि जितने भी इस तरह से भ्रष्टाचारी और घोटालेबाज थे वो जेल के सीटों के पीछे पहुंचे। और अब तक जो 4 लाख नौकरियां सरकार ने दी वो भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के तहत पारदर्शी तरीके से दी है। और अभी भी जो 6 महीने में माननीय मुख्यमंत्री जी ने नौकरियां देने की बात कही है वो भी पूरी पारदर्शी तरीके से पूरी के साथ दी जाएंगी, जो सरकार का कमिटमेंट है। जिस तरह से 50 लाख लोगों को एमएसएमई में समायोजित किया गया जी और डिफेंस कॉरिडोर से लेके अनेक परियोजनाओं पे सरकार काम कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बहुत सारे काम हो रहे हैं, चाहे वो एक्सप्रेस वे का निर्माण हो, चाहे मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो, ठीक है, और मेट्रो का निर्माण हो या हवाई चलिए यानी प्राइवेट सेक्टर्स में भी जो भी सरकार की योजनाएं हैं तो कुछ ये और जो है, वहां लाखों पर भी लोगों का ऐड ऑन किया जाएगा, रोजगार के अवसर लाए जाएंगे और जो रिक्त पद पड़े हुए थे तमाम विभागों में उसमें भी समायोजन की आप कोशिश कर रहे हैं या फिर उनको जल्द से जल्द भर्ती करने की और भरने की कोशिश कर रहे हैं। प्रियंका, बहुत जल्दी से एक बात, आपने कहा कि कोई नए पद का सृजन नहीं हो रहा है जी। मैं देख पा रहा हूं, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, आपकी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, कुछ जगहों पर आपकी भी सरकारें हैं, वहां पर भी नए पदों का सृजन नहीं हो पा रहा है। वहां पर भी यही चल रहा है कि वो जो है उन्हीं को भर दें, बहुत अच्छी बात होगी। तो उसमें तो आप और बीजेपी दोनों एक समान है, दोनों में से मैं नहीं कह सकता कि कोई बेहतर दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर वो उतना भी कर देते हैं तो आपने बड़े दिल से कहा कि ये भी बड़ी बात होगी। अब यहां पर उसमें चुनौतियां क्या है, क्योंकि आप लोगों को भी एहसास है, आपको खुद भी एहसास है इस प्रदेश में किस तरीके के नेक्सस नौकरियों के नाम पर पहले से थे, हैं और भविष्य में भी रहेंगे। बड़ा खेल होता था। आपके ही नेताओं ने कई बार उन लोगों पर आरोप भी लगाए हैं जिनके साथ कभी आपने गठबंधन किया था, चुनाव में बात नहीं बनी तो अलग हो गए, और उस वक्त आप लोग ये आरोप लगाते थे कि इस वक्त में नौकरियों के नाम पर भ्रष्टाचार कैसे ये सरकार करवा रही है। ये मतलब इसके पहले वाली वो चुनौतियां इनके सामने भी हैं। आपको लगता है कि हाँ इतनी ज्यादा विल पावर अब दिखाई देगी ताकि नौकरियां मिले, कम जितनी है उतना ही पद भर जाए, लेकिन वो भरे और अच्छे तरीके से, योग्य तरीके से। देखिए अतुल जी, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि यहाँ पर जो जनसंख्या है वो सबसे ज्यादा है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 21 करोड़ की जनसंख्या है और यहाँ पर बेरोजगारी का स्तर सबसे ज्यादा है। और आप ये देखिए कि एक चपरासी के पद की अगर नौकरी भी निकलती है तो पढ़ा लिखा युवा जो उससे कहीं ज्यादा योग्यता रखता है वो 23-23 लाख तक जो है रिक्त पद जो है उसके लिए अप्लाई करता है। तो आप समस्या समझिए, ये समस्या ऊपर से चली आ रही है। आप देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अभी तक रोजगार देने का जो अपना वादा है वो पूरा नहीं कर पाई, ठीक है, और उसके बाद आज संविदा की बात की जा रही है, तो ये कुछ हजम नहीं होता। और संविदा का मतलब क्या है? आप एक तरफ तो कह रहे हैं आप भ्रष्टाचार खत्म करना चाह रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं आप भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी करना चाह रहे हैं। आप ये बताइए, संविदा की नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी हो सकती है क्या? वहां जातिवाद, परिवारवाद और इस तरह के वाद नहीं आएंगे? कहीं आपने कहीं कुछ सोचा होगा ये कि रात को सो के उठे और सुबह सपने की तरह आपने इसको सच कर दिया? आप चीजों को पहले एक प्लान बनाइए, रोड मैप बनाइए, उसके बाद आगे बढ़िए।
जनता का आक्रोश क्यों दिखा? आप देखिए, प्रधानमंत्री जी का जो है जन्मदिन था और आप ये समझिए कि देश की जनता ने बहुमत के साथ जिनको जिताया, जो एक पार्टी का चेहरा थे और उनका सम्मान करती है जनता, आज उनके जन्मदिन के दिन एक जो है उन्होंने विरोध प्रकट किया सारे स्टूडेंट्स से मिलकर, सारे पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं ने। आज ये नौबत आपने आने क्यों दी? आपने जो भी नीतियां बनाई वो व्यापार खत्म कर चुकी हैं। व्यापार की वजह से प्राइवेट सेक्टर में जो रोजगार मिलता था वो भी आज खत्म के जो है नौबत पर आ चुका है। आपने जो लॉकडाउन लगाया उसमें यह भी नहीं सोचा कि क्या स्थिति आने वाली है। आप समझिए कि 2 करोड़ रोजगार सिर्फ लॉकडाउन के पीरियड में जा चुके हैं। ये 2 करोड़ युवाओं को रोजगार कौन देगा? 2 करोड़ कहाँ आप पे? जवाब दीजिए इस बात का। आप मन की बात करते हैं, आप मन की बात करते हैं तो सुनिए भी जनता के मन की बात। 2 करोड़ कहाँ पे 2 करोड़ गए हैं रोजगार? 2 करोड़ रोजगार चले जा चुके हैं सिर्फ आपके 4 महीने में, जिस दिन से लॉकडाउन लगाया है पूरे देश में। अच्छा, पूरे देश में। राहुल गांधी ने 12 करोड़ कहा था, आपने 10 घटा दी। देश की बात कर रही हूँ। हाँ नहीं, राहुल गांधी ने 12 करोड़ कहा था, आपने 10 माइनस कर दिए। देखिए बीजेपी को राहत 12 करोड़ टोटल। हाँ तो टोटली तो आपने बताया, अभी आपने कहा पूरे देश में जा चुके हैं। का मतलब ये है कि 2 करोड़ हर साल। नहीं, अभी आप देखिए, बात से पलटिए बात। अभी आपने कहा इसी 4 महीने में गए हैं 2 करोड़, अब आप कह रही हैं कि नहीं पूरे महीने में नहीं बल्कि हर साल इन टोटल। ऐसा नहीं होता है। राहुल गांधी की बात का आप सम्मान क्या करिए, उन्होंने 12 करोड़ बोला है भाई। राहुल गांधी ने बोला है, आपने भी अभी बोला है। चलिए छोड़ दीजिए, 2 करोड़ नहीं 12 करोड़ है भाई। रोजगार का वादा किया था प्रधानमंत्री ने। आप वादे पर मत जाइए। अभी मैंने आपको करेक्ट किया है भाई, अपनी पार्टी के स्टैंड पर तो रहिए। उन्होंने 12 करोड़ कहा है, वो तो मेंटेन रखिए। वादे तो होते ही भूलने के लिए हैं। ये जुमला सरकार ही है, सही कहा आपने। अब ये राहुल जुमला गांधी सरकार है जुमला और इसके बोलते हैं। वादे बिल्कुल भी यकीन करने लायक राहुल गांधी नहीं है। थोड़े ना जुमला और बोलते आज भी हैं। हमें विश्वास नहीं है कि इन्होंने जो कहा है 3 महीने में, बहरहाल 3 महीने में भर्ती 4 महीने या लॉकडाउन में 2 करोड़ रोजगार गए हैं, ये कहना है प्रियंका का, कांग्रेस की प्रवक्ता का। राहुल गांधी ने कुछ और कहा था। बहरहाल छोड़ दीजिए वो मुद्दा। हरीश जी, आप जवाब देना चाहेंगे बहुत जल्दी से? एक छोटा काउंटर, फिर मैं फाइनल कमेंट की तरफ आऊंगा। सवाल यही है, सवाल अगर आप ये कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप ये करेंगे तो विपक्ष के पास मुद्दा नहीं होगा बोलने को, और विपक्ष भी खुले मन से मुझे लगता है कि कहेगा कि हाँ चलो किया तो, क्योंकि उसकी भी मंशा है उस बेरोजगार को रोजगार दिलाने की। राजनीतिक रोजगार की बात मैं नहीं कर रहा हूं, असल रोजगार की बात कर रहा हूं। प्रियंका की पार्टी भी वही चाहती है, काजी साहब भी वही चाहते हैं, मैं भी वो चाहता हूं, विजय जी भी वो चाहते हैं, लेकिन वहां पर शंका है कुछ आ रही है। अतुल जी, न कांग्रेस का न आम आदमी पार्टी का, इन लोगों का न युवाओं से मतलब है न प्रदेश से मतलब है। ये चुनाव की कुर्सी देख रहे हैं, इसीलिए लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं। आप देखिए कि वैश्विक मंदी है और वैश्विक मंदी में दुनिया के सभी देश प्रभावित हैं, जो भारत अकेला नहीं है। और ये कठिन वक्त है, चुनौती है बड़ी, ठीक है। सरकार उससे उभरने के हर संभव प्रयास कर रही है, चाहे वो कृषि क्षेत्र हो, चाहे वो उद्योग का क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में कैसे इकोनॉमी को उभारा जाए उसके लिए सरकार सतत प्रयास कर रही है। और उत्तर प्रदेश में तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने लॉकडाउन के दौरान से ही एमएसएमई को कैसे प्रारंभ किया जाए, कैसे व्यापार को सुरक्षित किया जाए, लोगों को कैसे रोजगार मिले, इसकी चिंता उन्होंने की थी और उस कमिटमेंट पे वो काम कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों को रोजगार मिला। विजय जी आपको बेहतर बता सकते हैं। और जहां तक जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज समीक्षा बैठक में बात कही है, दिशा निर्देश दिए हैं, मैं पूरे भरोसे के साथ, पूरे जिम्मेदारी के साथ ये बात कह सकता हूं कि पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ जो योग्य युवा हैं, जो प्रतिभाशाली छात्र हैं, जो भी अवसर उत्तर प्रदेश में है, उनको पूरी पारदर्शिता के साथ जो टाइमलाइन तय है उसके बीच सरकार देगी। ठीक है विजय उपाध्याय साहब, फाइनल कमेंट आपका। देखिए राजनीति तो होगी, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग तरीके की, और देश में एक तरीके की राजनीति हम देख रहे हैं। कोई अपना मॉडल गिनाएगा, किसी मॉडल की वजह से कोई सत्ता में बैठा है, और कांग्रेस का मॉडल आपने देख ही लिया और सुन भी लिया। सवाल यहां पर यह है, जैसा हरीश जी ने कहा कि ये तो सिर्फ पद सृजन की बात नहीं है, बल्कि जो पद हैं उनको भर्ती करने की बात है, उनको भरने की बात है। सरकार की योजना और रोड मैप ये भी है कि वो चाहे कॉरिडोर में किसी को एडजस्ट करना हो, डिफेंस वाला जो बन रहा है या प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है, या इस तरह के तमाम काम, यानी प्राइवेट से लेकर गवर्नमेंट तक हर जगह पर योगी सरकार
उन तमाम चुनौतियों को देखते हुए जो कि पहले से थी और कोरोना काल में और उभर कर आई हैं, बहुत सारे लोग बाहर से लौटकर अपने प्रदेश आए हैं, उनके लिए भी आखिर में व्यवस्था यहीं पर रहे, उस पर ये फोकस कर रहे हैं। उम्मीद करें और इतना समय मिलना चाहिए इनको, या बात वहीं हो जाएगी जैसा काजी साहब को शंका है कि लॉलीपॉप ही रहेगा। कल प्रदर्शन हुआ तो आज असर हुआ, जो प्रियंका कह रही थी कि उस दिन देखिए ऐसा प्रदर्शन हुआ तो उसका असर एक दिन में दिखाई दे गया। देखिए, सरकार को जल्दी नियुक्तियां करने से थोड़ा बचना चाहिए, हड़बड़ी में गड़बड़ियां न हो जाएं, फिर कानूनी समीक्षा का दौर न शुरू हो जाए। उत्तर प्रदेश में एक जुमला चलता है कि पहले फॉर्म भरिए, फिर प्रीलिम्स दीजिए, फिर मेंस दीजिए, फिर इंटरव्यू दीजिए, उसके बाद हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद लटका रह जाता है मामला। इससे बचने के लिए सरकार आराम से अच्छे तरीके से नियम कानून अपने बनाए, शुचिता से एग्जाम हो, सेंटर प्राइवेट सेंटर न दें, केवल गवर्नमेंट स्कूल और हो सके तो स्टेडियम तय कर लें। कोरोना का काल है, वहाँ बच्चों को आराम से बैठने की सुविधा होगी और वहाँ कैमरे लगा दें और इन्विजिलेटर लगा दें ताकि पारदर्शिता से एग्जाम हो, बच्चे भी नकल न करें, कोई बेईमानी न करा दे, कोई पेपर न लीक कर दे, ताकि एक प्रॉपर वे में एग्जाम हो, रिजल्ट आए और बच्चों को अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाए। ठीक है, जो मुख्यमंत्री की मंशा है, लेकिन मुख्यमंत्री की मंशा को इम्प्लीमेंट करेंगे अधिकारी। बिल्कुल, हर अधिकारी के पास अपना एक मॉडल है। राजनेता भले मॉडल बताते रहे, लेकिन राजनेताओं का मॉडल चलता उलता नहीं है, चलता है अधिकारियों का मॉडल। हर अधिकारी अपना एक मॉडल लेके आता है, उसमें अपने तरीके से वो चीजों को करता है जिसमें लूप होल्स बन जाते हैं, कई बार जानबूझ के छोड़े जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि हम 21वीं सदी के 2 दशक पूरे कर रहे हैं और अगर हम सिर्फ सरकारी नौकरियों के भरोसे सोचें कि रोजगार युवाओं को मिल जाएगा तो असंभव है। बिल्कुल, आपके पास 16 लाख अभी सरकारी कर्मचारी हैं, आप 3 लाख और कर्मचारी बढ़ा लेंगे, 19 लाख हो जाएंगे। आपके पास वेतन देने को पैसा नहीं होगा आने वाले दिन में, और मुश्किल ये हो जाएगी आपके सामने कि आप डेवलपमेंट पे खर्च करें कि वेतन पे खर्च करें। तो ये एक बड़ी भारी दुविधा की बात है। इनको इंडस्ट्री और अल्टरनेट जो सोर्स है एम्प्लॉयमेंट के, उस पे काम करना चाहिए। युवाओं को भी उसे चैलेंज के तौर पे एक्सेप्ट करना चाहिए। जो सक्षम, समझदार, पढ़े लिखे हुआ है, उनको सरकारी नौकरी का कोई चार्म नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ तो आप नौकरी कुर्सी पे बैठेंगे, आपको सम्मान नहीं मिलेगा, कोई अदना सा राजनीतिक कार्यकर्ता आएगा, गाली देके चला जाएगा। बिल्कुल, तो वो उनके लिए बहुत कंफर्टेबल जोन नहीं है। आप एक आईएएस अफसर को एक पार्टी का, कोई रूलिंग पार्टी का नेता जाता है और बदतमीजी करके चला आता है, वो कुछ कर नहीं सकता। डेमोक्रेसी में राइट भी है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो इन सारी चीजों को देखते हुए सरकार को एक ऐसा, जैसा अभी डिफेंस कॉरिडोर या इंडस्ट्रियल जोन बनाने की कोशिशें हो रही, लेकिन इंडस्ट्री की तरफ जो रुझान है और जो कोशिशें हो रही है, उससे मुझे नहीं लगता कि 5 साल 6 साल में कोई बड़ा परिवर्तन आ रहा। लेकिन एक लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव लेके चलेंगे तो निश्चित तौर पे, जैसे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है, कुछ एग्रीकल्चर में एडजस्ट हो, कुछ सर्विस सेक्टर में एडजस्ट हो, कुछ इंडस्ट्री में एडजस्ट हो, कुछ और दूसरे कामों में अपने रोजगार में लगेंगे, तो शायद स्थिति बेहतर होगी। लेकिन 24 करोड़ के उत्तर प्रदेश में 3 लाख नौकरी देने पे, जबकि यहाँ 2 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, 2 करोड़ में 3 लाख सरकारी नौकरियां ऊंट के मुंह में जीरा हैं। इसलिए मुझे लगता है कि सारे पहलुओं पे ध्यान देते हुए और युवाओं को जरा ओरिएंटेशन करने की जरूरत है कि भाई सरकारी नौकरी के साथ आप अपने रोजगार की तरफ, बिल्कुल, प्राइवेट सेक्टर्स में भी, बिजनेस से भी, तमाम जगहों से भी रोजगार के अवसर उत्पन्न करेंगे, क्योंकि सरकारी नौकरी एकमात्र विकल्प नहीं है और वो व्यवहारिक कितना क्यों नहीं है, भविष्य में कितना उससे और ज्यादा चुनौतियां बढ़ेंगी, उसका भी विजय जिक्र कर रहा है। बहुत जल्दी से काजी इमरान, फाइनल कमेंट आपका। 3 महीने का वक्त कम से कम सरकार ने खुद ही अपने लिए तय किया है, देकर देख सकते हैं। देखिए अतुल जी, बिल्कुल पहले भी देखा गया है कि समय लेकर और किस तरीके से काम किया गया है, लेकिन एक बात समझने वाली ये है कि मैंने पहले ही कहा कि सिर्फ नियत की बात है। अगर नियत साफ हो तो सारे काम अच्छे हो जाएंगे, सारे काम समय से हो जाएंगे। और वो बात चाहे नियत सरकार की नियत की बात हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी की नियत की बात हो। जहां तक बात ब्यूरोक्रेसी की नियत है तो वो भी सरकार की नियत पर डिपेंड करती है। लेकिन अगर हमारे प्रदेश के मुखिया को ये लगता है कि हमारे प्रदेश के लोग अयोग्य हैं, हमारे प्रदेश का युवा अयोग्य है, क्योंकि एक
बड़े चैनल के सामने जब इंटरव्यू के टाइम पे योगी आदित्यनाथ जी ने यह बात कही कि उत्तर प्रदेश के अंदर युवा योग्य है ही नहीं, तो अगर इस तरह की मेंटालिटी के साथ आप युवाओं के साथ बिहेव करने के लिए आएंगे, युवाओं को रोजगार देने के बारे में सोचेंगे, तो निश्चित रूप से यही स्थिति रहेगी जो अभी है। अगर देश का प्रधानमंत्री पकौड़े बेचने को रोजगार कहेगा तो इसी तरह की स्थिति रहेगी। अगर एक अच्छी मजबूत इच्छा शक्ति के साथ मैदान में उतरा जाए तो निश्चित रूप से काम हो सकता है। हम सिस्टम को अगर दोष देने पे लगे रहेंगे कि पूर्ववर्ती सरकारों ने सिस्टम खराब किया, तो हम बेहतर नहीं कर पाएंगे। इसके लिए सबसे बेहतरीन उदाहरण दिल्ली का है। दिल्ली के अंदर वही ब्यूरोक्रेसी थी, वही सिस्टम था अधिकारियों का, लेकिन उन्हीं अधिकारियों पर भरोसा करके हमने जब वहां की शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किया, हमने वहां की स्वास्थ्य व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किया, हमने वहां पर बिजली पानी फ्री किया, लेकिन वही लोग हैं, वही अधिकारी जो पूर्ववर्ती सरकारों में होते थे। लेकिन सरकार बदली, सरकार चलाने वाले लोग बदले, और जो इस बार जो लोग आए थे 2015 में और 2013 में, उनकी नीयत साफ थी, उनकी नीयत दुरुस्त थी, उनकी इच्छा शक्ति मजबूत थी। इस वजह से आप दिल्ली के अंदर आज आमूलचूल परिवर्तन देख रहे हैं कि जिन स्कूलों में कल तक जाले लगे होते थे, जिनमें कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाता था, आज वही दिल्ली के सरकारी स्कूल आज विश्व स्तरीय स्कूल बनकर खड़े हैं, एक मॉडल के रूप में खड़े हैं। तो ये अगर हो पाया है तो सरकार की अच्छी नीयत की वजह से हो पाया है। मैं समझता हूं कि सरकार की नीयत अच्छी हो तो सारे काम अच्छे हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, सब अच्छा हो जाता है। और आमूलचूल परिवर्तन नहीं है दिल्ली में, बहुत व्यापक विस्तृत परिवर्तन है। राशन कार्ड वाला कांड भी परिवर्तन का हिस्सा था। बहरहाल प्रियंका, बहुत जल्दी से आपका फाइनल कमेंट, बहुत संक्षेप में। जी देखिए, मैं कहना चाहती हूँ कि सरकार को अपनी नीतियों में बदलाव करने की जरूरत है। सरकार पहले तो सरकारी उपक्रमों को बेचकर प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही है, सरकारी नौकरियां कम हो जाएंगी और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कोई भी आगे फ्यूचर नहीं होगा। अब हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ अगर बढ़े तो प्राइवेट कंपनियों को भी इनको सपोर्ट करने की जरूरत है, ताकि वो जो बेसिक रोजगार है उसका सृजन कर सके और लोगों को रोजगार मिल सके। इन्होंने पहले इन्वेस्टर समिट की, उसका आज तक कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। 2 बार कर चुके हैं, बट आज भी जनता को हवाई सपने ही दिखा रहे हैं कि इतने करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा, इतने लोगों को जॉब मिलेगी, इतने लोगों को रोजगार मिलेगा, पर वास्तव में धरातल पे इनका कोई भी काम नहीं है। इसलिए मैं कहती हूं कि इनकी नीतियां गड़बड़ हैं, इनको दूरदर्शी होना पड़ेगा, अपनी नीतियों पे काम करना पड़ेगा, तब जाकर ये देश के बेरोजगारी की समस्या को सॉल्व कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश में इनको और विशेष ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो जनसंख्या है वो सबसे ज्यादा है और यहाँ पर बेरोजगारी भी सबसे ज्यादा है। आपको समझना पड़ेगा किस तरह से आप प्लानिंग करें ताकि सबको एक रोजगार मिल सके, और जो ग्रामीण रोजगार होता है उस पर भी ध्यान देना होगा। मनरेगा जैसी और भी जो है योजनाएं लानी होगी, ताकि जो गरीब जनता है वो अपना जीवन यापन अच्छे तरीके से कर सके और उसके हाथ में भी 4 पैसे आए और सिस्टम अर्थव्यवस्था फिर से स्टार्ट हो पाए। दोनों प्रवक्ताओं का भी जवाब बहुत जल्दी से दे दीजिए। और एक बात कही है विजय जी ने यहाँ पे, वो महत्वपूर्ण है, वो आपके लिए चुनौती भी है, वो आपके लिए याद रखने योग्य और उस पर काम करने योग्य बात भी है। हड़बड़ी में गड़बड़ी ना हो जाए भाई। नहीं, निश्चित रूप से जो विजय जी ने बात कही उन्हीं जगह पे उसकी सारी चीजों को सरकार के संज्ञान में लेती है। और जहां तक प्रियंका गुप्ता जी की बात है, तो मालूम होना चाहिए कि 1,76,000 करोड़ की परियोजनाएं जो इन्वेस्टमेंट समिट हुई थी वो साकार हो रही है, वो इकाइयां लग रही है। इन लोगों का चुनावी भाषण है, चाहे आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो, चुनावी भाषण कर रहे हैं। ठीक है, सरकार की नीयत एकदम स्पष्ट है और जनता को समर्पित ये सरकार है, संवेदनशील सरकार है। वो युवा हो, किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, उद्योगपति हो, ठीक है। चलिए, आपका समर्पण आगे भविष्य में दिखना चाहिए, नतीजा आना चाहिए, तो फिर लगेगा कि हाँ विपक्ष वाकई आज जो शंका जाहिर कर रहा था उसका जवाब आपने दिया है, और उससे पहले आपने लोगों को रोजगार दिया है, जो आपके सरकार की प्राथमिकता है। बहुत शुक्रिया हरीश जी आपका, प्रियंका आपका, काजी इमरान आपका और विजय उपाध्याय जी आपका। तो सरकार की तरफ से नौकरियों को लेकर फोकस किया जा रहा, हालांकि शंकाएं बहुत है और शंकाएं सिर्फ विपक्ष जाहिर नहीं कर रहा, पत्रकारों के तौर पर भी हम शंका इस पर जाहिर करते हैं, क्योंकि हमने देखा है इस प्रदेश में नौकरी के नाम पर किसको नौकरी मिली नहीं मिली, लेकिन नौकरी मिलने वाली है इसके नाम पर भी बहुत सारे खेल हो जाते हैं। उस खेल से निपटना इतना आसान नहीं है, क्योंकि खिलाड़ी बड़े धुरंधर हैं। अब मुख्यमंत्री ने खुद मोर्चा संभाला है, उम्मीद कर सकते हैं और अच्छा परिणाम निकले तो बेहतर होगा। नमस्कार।